मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जैसा कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज जो है स्टार्ट किए हैं, उससे संबंधित यह जो है 6वीं क्लास है। और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप लोग जाके देख लें। सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छे अच्छे प्रश्न जो है दोस्तों मैंने छाट के लिए हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, ये जो है चारों पूरी पंक्तियां हैं। देखिए, एक जो है क्वेश्चन में 4 पंक्तियां मैंने ले ली हुई हैं और ये मिलान करने के लिए है। ठीक है, और ये चारों पंक्तियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो है दोस्तों 2014 के पूछा गया है। तो और ये जो है दोस्तों टीजीटी के एग्ज़ाम में भी इसमें से जो है ये जो तीसरी वाली सी वाली जो है ये पंक्ति है, विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में जो है टकराएगा, तो ये भी जो है पूछा गया है अलग से। तो इसमें जो है चारों पंक्तियां दी हुई थी, तो मैं बोली कि चलो नहीं, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यह प्रश्न ले लिए हैं दोस्तों। चलते हैं हम लोग अब मिलान करते हैं। तो इसमें जो है पंक्ति में पहला है पंक्ति कि विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। ठीक है, क्या है, कौन सी काव्य पंक्ति है कि विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति है कि तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। यह जो है पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। क्लियर। अगला है पंक्ति की जो है विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जो है नाम है पूरा इनका, वैसे अज्ञेय हैं। ठीक है, यही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगली पंक्ति किसकी है? मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो है जीआईसी के एग्ज़ाम में जो है यह पंक्ति पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों, ये वाला जो है सी वाला टीजीटी के, ये जीआईसी के, बाकी ये जो कंप्लीट देख रहे हैं आप, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये पंक्ति ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों आप लोग रटिएगा। ठीक है, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, ये जो है चौथा वाला। इस प्रकार से दोस्तों जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न मैंने लिया है कि मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वन वैभव, दूसरा है शक्ति, तीसरा है वक संहार, चौथा है सैरंध्री। ठीक है, तो इसमें से जो है दोस्तों शक्ति जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ये मैथिली शरण की वैसे तो चारों जो है इन्हीं की ही रचना है, वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री, शक्ति। लेकिन ये जो शक्ति है वह महाभारत से संबंधित नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और जो है आप लोग याद रखिए कि मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक जो है कवि मात्र कहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और इनसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो रचना है भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे मैंने जब द्विवेदी युग पढ़ाया है उसमें आप लोग को मैथिली शरण के बारे में बताया है, तो उसमें डिटेल से है, वो आप लोग जो है देख लीजिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उक्ति है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न है कि नवनाथ, ठीक है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है, वैसे आप लोग पूरा 9 याद रख लीजिएगा। ठीक है, नाथों की संख्या 9 है ही।
हाँ, गोरक्ष सिद्धांत के संग्रह में 9 जो है नाथों के नाम है, वो पूरा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अभी पहले ये प्रश्न को सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर हम 9 जो है आप लोग को बता देंगे। 9 नाथ में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है गोरक्षनाथ, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है देवसेन, चौथा है जड़ भारत। तो इसमें से जो देवसेन है दोस्तों वो नहीं है। देवसेन का नाम जो है जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। बाकी गोरक्षनाथ और नागार्जुन, जड़ भारत ये सब जो है नाथों में है। और सत्यनाथ हुए चरपट, भीमनाथ, जलांधर, मलयार्जुन, ठीक है, हरिश्चंद्र, जड़ भारत, ये सब जो है आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है अगला कि अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति, ये देखिए थोड़ा हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराणन लादे, जो बन जारे ताणे। ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यंजना, दूसरा है अभिधा, तीसरा है तात्पर्य, चौथा है लक्षणा। तो जो है यह पंक्ति, इस पंक्ति में जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जो है प्रश्न है दोस्तों भाषा विज्ञान से संबंधित। ठीक है, आर्टिकल वगैरह जो है पूछता है यहाँ से। प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई है? ठीक है, आर्टिकल से भी प्रश्न आता है। तो पहला ऑप्शन है 343(2), दूसरा है 348(1), तीसरा है 344(1), चौथा है 343(1). तो इसमें प्रश्न पूछा है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति। ठीक है, राजभाषा आयोग, बस ये याद रखिए, राजभाषा आयोग अगर जहाँ आए तो ऑप्शन मार देना है 344(a). क्लियर। फिर अगला प्रश्न है कि प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है राजश्री, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है। ठीक है, उसमें जो है, वैसे इसका प्रकाशन आप लोग याद रखिए 1933 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इन्होंने मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को जो है उठाया है, याद रखिएगा आप लोग। और बाकी चंद्रगुप्त का जो समय सीमा है वह है 1931 ईस्वी, स्कंदगुप्त का है 1928 ईस्वी, राजश्री का है 1915 ईस्वी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के साथ ही याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है प्रश्न, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे ये जो है नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीएसटी या हायर, आता ही आता है। ये भी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आंदोलन है ये एक तरीके से, जितने इधर चारों हैं, और ये प्रवर्तक है, मतलब इस आंदोलन के कौन से प्रवर्तक हैं वह पहचानना है। ठीक है, इधर जैसे ये कहानी, ये सब आंदोलन है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है हिंदी में। सक्रिय कहानी के आंदोलनकर्ता के प्रवर्तक, समानांतर कहानी के जो है प्रवर्तक, सचेतन कहानी के प्रवर्तक, ये सब पूछता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि कहानी जो आंदोलन है उसके प्रवर्तक कौन है। उसके प्रवर्तक हैं मिलान में दोस्तों गंगा प्रसाद विमल, सही आंसर हो जाएगा। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग ना पूरी वीडियो देखिए, जितनी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई हूँ, थोड़ा सा आप लोग पैटर्न भी समझिए। ठीक है, उसी हिसाब से जो है प्रश्न आएगा और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न मैं ली हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे ली हूँ जिसमें ई ऑप्शन है। तो वो सब जो प्रश्न लिए हैं दोस्तों, थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है। हाई लेवल की अगर तैयारी करेंगे आप लोग, तभी तो आराम से ये छोटे मोटे तो नहीं कहेंगे, आजकल तो जॉब है भाई, लगना बड़ा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा अपनी तैयारी को अगर एक हाई लेवल पे करेंगे, तो अगर वैसा एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा, तो कम लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आराम से हो जाएगा। वो उसी हिसाब से लेवल की तैयारी करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। थोड़ा हाई करेंगे तो वो दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करेंगे उससे छोटा, तो वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन हमेशा तैयारी को अपने हाई बना के करना है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा है, मैंने बता दिया ना, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स जी हैं। तीसरा है समानांतर कहानी। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। ठीक है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है?
डॉक्टर महीप सिंह। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से जो है ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न मैंने लिया है पंक्ति से। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, इसमें बताना है। पंक्ति क्या है कि प्रेम निकेतन श्री अनहि आय गोवर्धन धाम, लहयों शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। ठीक है, पहला ऑप्शन है नंददास, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है रहीम, चौथा है रसखान। तो इस पंक्ति के जो हैं रचयिता वह हैं रसखान। ठीक है, फिर जो है अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों मैंने लिया है साहित्य इतिहास ग्रंथ से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, साहित्य इतिहास ग्रंथ भी आप लोग लगभग कम से कम 40-40 साहित्य इतिहास ग्रंथ याद कर लीजिए। ठीक है, 40-50 याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सच बता रहे हैं, 40 याद कर लीजिए लिख के, पूरा एकदम 40 होना चाहिए, तो फिर कहीं से भी प्रश्न आए। अगर ऑप्शन से ऐसे दे देगा, अगर 2 आ रहा है 2 नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 40 तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ से संबंधित मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है। पहला जो है पुस्तक है साहित्य का इतिहास दर्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके जो है लेखक कौन है भाई, इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये साहित्य इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, और दूसरा है भाषा काव्य संग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके जो है लेखक महेश दत्त शुक्ल। फिर है तीसरा हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक है श्याम सुंदर दास। चौथा है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है तभी मैं जो है ये प्रश्न लेके आई हूँ, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को ज़रूर देखा करिए। फिर अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। ये जो है इसके जो है रचनाकार कौन है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है विजय देवनारायण शाही, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। वैसे विजय देवनारायण शाही जी की जो है दो इम्पॉर्टेंट और रचनाएं हैं। साखी है उनकी, एक मछली घर है और संवाद तुमसे। हाँ, 3 इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको। विजय देवनारायण शाही की जो है रचना 3 कौन, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। ठीक, फिर ये नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र से है। अंधा युग दोस्तों नाटक है। ठीक है, यह जो है कथन दिया हुआ है और यह कथन किस पात्र का है वो बताना है। कथन क्या है कि मेरी माता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। मेरी माता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। पहला ऑप्शन है गांधारी, दूसरा है अश्वत्थामा, तीसरा है धृतराष्ट्र, चौथा है संजय। तो धृतराष्ट्र जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अंधा युग जो है मैं बता दूं आप लोग को, ये जो है किसका नाटक है, यह है धर्मवीर भारती द्वारा रचित, और यह एक तरीके से दोस्तों याद रखिएगा गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। ठीक है, और जो है इसका मैं कथानक बता दूं तो इसका कथानक है महाभारत के जो है युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह है। ठीक है, बड़ा अच्छा नाटक है यह अंधा युग। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल से संबंधित यह प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है पहले यहीं से शुरू करते हैं केशव दास जी के जो है जन्म से ही। ठीक है, केशव जी का जो जन्म है दोस्तों वह है 1555। अच्छा, मैं इसे पहले से ही लिख रही हूँ। ठीक है, 1555 केशव जी का जन्म है। फिर सेनापति जी का है 1500, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होती है डिजिट में, 1589। ठीक है, और देव का जो है जन्म 1673। हाँ, और हम इसी से याद करते हैं दोस्तों, इंग्लिश वाले से ही। सही बता रहे हैं, वरना मुझे भी ना, मैं हिंदी वाले से याद करती हूँ ना, 89 89 सब कंफ्यूज हो जाता है।
तो जो है केशव जी का जन्म है 1555 1555, फिर सेनापति जी का है 1589 और देव का है 1673 और पद्माकर का है 1753। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसमें तो पहला वाला ही आंसर सही हो रहा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र से, वो भी भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है, देखते हैं हम लोग। इसमें जो है दिया हुआ है रचना और रचनाकार, तो इसमें पूछा है संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश किसका है? तो ये तो गलत है भाई, आनंद वर्धन जी का नहीं है, यह है मम्मट का है। और काव्यदर्श किसका है? काव्यदर्श जो है दोस्तों, यह जो है काव्यदर्श तो दंडी का है। ठीक है, ये भी जो है ऑप्शन गलत है। अब काव्यालंकार सूत्र, ये जो है वामन का है, ये भी सही है। और जो है अगला क्या है कि काव्यालंकार, ये जो है भामा का है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है कि रैदास किसके गुरु थे? रैदास किसके गुरु थे? पहला ऑप्शन है मलुकदास, दूसरा है हरिदास, तीसरा है लालदास और चौथा है मीराबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। क्लियर? रैदास मीराबाई के गुरु थे। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है राधा कृष्ण दास, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक जी। ठीक है, और फिर अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता, ठीक है, उपन्यास है, उससे संबंधित यह है। देखते हैं हम लोग। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। ठीक है, यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। फिर तीसरा है इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी। ठीक है, और जो कि यह गलत है, चंद्रकांता का जो प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी है। ठीक है, फिर है अगला, इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, प्रकाशन वर्ष से ही आप लोग पकड़ लेंगे। बाकी जो है परीक्षा गुरु के बाद की, क्योंकि परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1882 ईस्वी। ठीक है, और ये तो बिल्कुल सही है, असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। ठीक है, अब अगर आप लोग को तीनों ऑप्शन नहीं भी पता होगा, अगर प्रकाशन वर्ष भी याद करेंगे तो भी हो जाएगा, भले ही कितना बड़ा प्रश्न हो। ठीक है, बस आइडिया होना चाहिए एक हो। फिर है क्या, अगला प्रश्न मैंने लिया हुआ है दोस्तों सूफी काव्य धारा से। तो देखते हैं, इसमें जो है मिलान करना है कि कौन सी रचना किस रचना काल में जो है प्रकाशित हुई थी। तो इसमें पहली रचना है चंदायन। चंदायन का जो है समय है जो है 1379। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। दूसरी है मृगावती। मृगावती जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1500 जो है 3। और इसके जो है मतलब सूफी कवि कौन है मृगावती के? कुतुबन है। मधुमालती 1545। ठीक है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। और अगला है पद्मावत। पद्मावत की जो है सूफी कवि वो तो 1540, इसका सही समय ये हो जाएगा। और इसके जो है कवि हैं जायसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बी वाला आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही प्रश्न। दोस्तों क्लासेस आपको कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम ऐसे ही अच्छे आप लोग के लिए प्रश्न जो है लाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।